नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वही जुड़ जाइएगा। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था कोशिका विज्ञान को, साइटोलॉजी को शुरू किया था, जिसमें हमने सेल थी, जो कोशिका थी, कोशिका के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। बताइए, सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने की थी मृत कोशिका की। उसके बाद ल्यूवेनहॉक साहब ने खोज की थी मृत कोशिका की, जीवित कोशिका की। और जो मैंने बताया था कि साइटोलॉजी का जनक किसे बताया था, मैंने रॉबर्ट हुक को बताया था। और जो टर्म मैंने बताया था, हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने साइटोलॉजी की ये टर्म दी थी। बहुत सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से पॉसिबल, जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा आते हैं, वो सभी पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा और प्रॉपर तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करते हो जाएगा, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम बार बार रिवीजन कर पाओ। चलिए, और मैंने सेल के बारे में पूरा डायग्राम मैंने आपको कल बता ही दिया था कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे जो सेल के जो पार्ट्स बताए थे, जो सेल के अंग होते हैं, कोशिकांगों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। फुली डिटेल में समझेंगे, चीज़ों को बेहतर बनाएंगे और बेहतर से बेहतरीन ही चीज़ों को सीखेंगे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, देखिएगा, इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे आपके केंद्रक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? केंद्रक के बारे में फुली डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पर पढ़ेंगे हम इसमें कोशिका भित्ति, शेल बॉल के बारे में पढ़ेंगे। शेल बॉल, कोशिका भित्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। भाई देखो, डिटेल में पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। और सुन लीजिएगा, सेल बॉल और कोशिका भित्ति, और ये आपका हो जाएगा तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिश करेंगे यही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इन टॉपिक्स पर आज हम पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा कि जो केंद्र क्या होता है, जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, इनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल डीपली तरीके से मैं चीज़ों को रखूँगा आपके सामने। तो बैठे रहिएगा, चीज़ों को और समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग को खोल के बैठिएगा। तो अब हेडिंग लगाइएगा, कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल लिखिएगा। अब लिखना शुरू करते हैं यहाँ से और समझिएगा, लिखिएगा कोशिका के भाग। हेडिंग लगाना चाहे तो लगा लीजिएगा, कोशिका के, आराम से लिखिए, कोशिका के भाग, ठीक है भाई। लिखो कोशिका के भाग लिखिएगा, इंग्लिश में लिखो तो लिख लो पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं ये आपको अब समझना है। तो छोटा सा डायग्राम मैं आपके लिए फिर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो पाए। राइट, ये है आपकी सेल, ठीक है भाई। सेल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेल के ऊपर जो बाहरी दीवार टाइप में जो होती है, ये कोई सेल है, इसके ऊपर जो बाहरी लेयर होती है, इस सेल के ऊपर जो बाहरी दीवार है, इस दीवार को हम बोलते हैं, इस दीवार को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कोशिका भित्ति। क्या नाम देते हैं? इसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल मीन्स दीवार, मतलब कोशिका की ये दीवार होती है सेल वॉल, ठीक है भाई। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, या सीवी, सेल वॉल, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ाते हैं, सेल वॉल के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, ये पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। देखो, कोशिका भित्ति क्या है? मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत, इतनी ज़्यादा होती है कि इसको, जो आपका जो पेड़ है, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे आंधियाँ चलती है, बहुत ज़्यादा तेज तेज आंधियाँ चलती हैं, धूल धक्कड़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं ना, उनकी जो बाहरी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उनमें पानी नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है भाई। तो समझिएगा, जो कोशिका भित्ति सुरक्षा देने का काम करती है, साइज और आकार देने का भी काम करती है, आपकी कोशिका भित्ति का काम है। जो सेल है, सेल को जो साइज, प्रोटेक्शन और उसका जो शेप देने का कार्य करती है, वो करती है आपकी कोशिका भित्ति। जैसे घर की दीवारें हैं, दीवारों का काम क्या है? रक्षा करने की, तो ये आपकी रक्षा करने का काम करती है। लेकिन ये किस में पाई जाती है? तो लिखिएगा, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह केवल
पादप कोशिका में पाई जाती है, यह पादप, केवल शब्द को हटाइए थोड़ा सा, मैं आपको कुछ ये लिखाऊंगा आगे। यह पादप कोशिका में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लिखिएगा, मेरे साथ लिखते हुए जाइएगा, मैं बोलता रहता हूँ। तो पहला पॉइंट बनता है कि जो कोशिका भित्ति है कौन सी कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो यहाँ पर आएगा आपका कि जो कोशिका भित्ति है ये आपकी पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। कहाँ पाई जाती है भाई? जो प्लांट सेल होती है ना, प्लांट सेल में ये क्या रहती है भाई? प्रेजेंट रहती है। और जो आपकी एनिमल सेल है, लिखिएगा एनिमल सेल, देखो शॉर्ट फॉर्मेट में बता देता हूँ। जो एनिमल सेल है, देखो मैं देखिए लाइन है तो मैं आपको समझाने, क्योंकि देखो आपके मैसेज वगैरह आए थे मेरे पास, कमेंट्स मिले थे मुझे कि देखो आप लिखा दिया करो, हमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है तो लाइनें लिखा रहा हूँ, नहीं तो ये लिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो एनिमल सेल होती है, जो जंतु कोशिका होती है, इसमें ये एब्सेंट होती है, लिखिएगा। अब देखिएगा, समझिएगा इसी के बारे में। जो हमारी जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो कोशिका भित्ति होती है, यहीं से समझिएगा, ये जो कोशिका भित्ति होती है सर, ये बनी किसकी होती है? जो कोशिका भित्ति है ये जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कौन सी है? पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ मैं, पहले पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा समझ में आ जाएगा। जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? तो लिखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो सर सेल्यूलोज क्या है? मैंने आपको इससे पहले एक न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये सभी आपको बताए थे। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सर कार्बोहाइड्रेट कैसा है? ये एक पॉली कार्बोहाइड्रेट है। कैसा? पॉली कार्बोहाइड्रेट है, पॉली कार्बोहाइड्रेट है। कैसा हाइड्रेट है? पॉली कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीशर्करा है, ठीक है। जो आपका सेल्यूलोज है पॉलीशर्करा है, ठीक है। और इसी को हम कहें तो जो हमारी धरती है, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में जो सेल्यूलोज पाया जाता है, जो शर्करा पाया जाता है, उसका नाम है सेल्यूलोज। सर्वाधिक पाया जाता है, लिख लो शॉर्ट पॉइंट में, सर्वाधिक पाया जाता है। जो धरती है, जो अपना यूनिवर्स है, इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो कोई भी अगर शर्करा पाया जाता है तो उसका नाम आएगा आपका सेल्यूलोज। शर्करा सर्वाधिक पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सर आपने पादप कोशिका के बारे में तो बता दिया कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, सुरक्षा देने का कार्य करती है, उसको साइज देने का कार्य भी करती है और उसको शेप भी देने का काम करती है कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉली कार्बोहाइड्रेट है, जो कि दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो समझ आएगा, कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने। अब बात करते हैं, क्या सर ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है और जीवों में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? बिल्कुल पाई जाती है। तो यहाँ पर लिखिएगा, कुछ जीवों के नाम बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, लिखिएगा जो बैक्टीरिया, हिंदी में लिखो, चलो बैक्टीरिया लिखो। जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरियाज में नहीं, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन। लिखिएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, जो कवक होते हैं, कवक बोले तो फंजाई, इंग्लिश में भी लिख लो उसको फंजाई। जो फंजाई होते हैं सर, इनकी कोशिका भित्ति क्या है? इनमें कोशिका भित्ति होते हैं, बिल्कुल इनमें भी कोशिका भित्ति होती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी? काइटिन। लिखिए काइटिन। तो जो
आपके जो कवक होते हैं, कवक का से काइटिन, ऐसे याद कर लिया करो, चीज़ों को रिलेट किया करो जिससे थोड़ा सा समझने में आपके दिमाग को आसानी हो। जैसे रिलेट कर लिया करो, जैसे का से शुरू होता है कवक, का से काइटिन, तो ऐसे समझ लिया करो। तो भाई समझ में आया। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी हुई होती है, यहाँ तक समझ आया। आगे बात करें तो एक और आता है यहाँ पर। अब अगर आपसे पूछेगा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी भी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की ही बनी हुई होती है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, आगे समझ में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो शैवाल्स होते हैं, शैवाल, एल्गी, शैवाल, जो शैवाल हैं, शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में जो भी पॉइंट्स यहाँ से बन सकते थे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। समझ आया होगा। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में। तो आपको बताना है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। पूछेगा आपसे जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको बताना होगा काइटिन। अगर शैवाल पूछेगा तो हेमीसेल्यूलोज, और अगर आपसे बैक्टीरिया पूछेगा, जीवाणु, कुछ जीवाणु होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? जो सीबी बोले तो आपकी जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, तो वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। अब आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आगे की चीज़ों को और समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं भाई। चलो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको भाई। आगे बढ़ाता हूँ भाई। देखो आगे की क्या होता है। अब ये कोशिका भित्ति पढ़ ली, इसके बारे में अब इसके बाद पढ़िएगा जो दूसरी वाली लेयर है। दूसरी वाली लेयर को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये अर्धपारगम्य होती है। सुनते रहिएगा, ये जो कोशिका भित्ति होती है अर्धपारगम्य होती है। देखो पहली तो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, पहली जो दीवार होती है वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई ना, ये वाली बहुत मजबूत हो गई, लेकिन अंदर वाली थोड़ी सी सॉफ्ट है। ये अर्धपारगम्य है, इसी से ट्रांसपोर्ट होता है। जो सेल है, सेल के अंदर जो अणुओं का ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी मटेरियल जाता है और आता है, वो किसके द्वारा आता जाता है? ये अंदर वाली, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली, ये दिखाई दे रही है आपको रेड कलर से, जो मैंने दिखा दिया आपको, जो ये जो रेड वाली है, हम इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। लिखिएगा कोशिका झिल्ली, लिखिएगा भाई कोशिका झिल्ली। जो रेड कलर से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं कोशिका झिल्ली को। देखिएगा ये जो कोशिका झिल्ली है, ये अर्धपारगम्य होती है। देखो ये आने जाने का काम करती है, इधर से कोई आ सकता है, जा सकता है। इसको लगता है कि ये जरूरी सामान है तो इसको अंदर भेज दो, अदरवाइज ये लौटा देती भी है और अंदर भेज देती भी है। समझ में आया कि नहीं है भाई? तो कौन काम करते हैं भाई? परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का काम करती है आपकी कोशिका झिल्ली काम करती है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको इंग्लिश में ज़रूर लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है भाई। तो कोशिका की जो दूसरी लेयर होती है अंदर वाली, उसको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या इसका यही नाम है? नहीं, इसके और भी नाम है, जो कि मैं भी आपको पूरा का पूरा यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग के रूप में। दूसरा पॉइंट बना लो यहाँ पर, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली लिखिएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को दूसरा नाम से बोलते हैं कोशिका कला भी बोलते हैं, इसको कोशिका कला भी बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा भी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? प्लाज्मोलेमा भी आपको कहीं कहीं देखने को ये शब्द आपको मिल सकता है भाई, ठीक है। या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिल जाएगा, कहीं कहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ लिख लीजिएगा। इसको और बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में लिखे तो लिख लो, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल लेते हैं, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूँगा, ठीक है भाई। चलो
अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। सर्वप्रथम जो कोशिका झिल्ली है, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बाहरी लेयर को कोशिका भित्ति कहते हैं, उसकी जो अंदर वाली लेयर है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका झिल्ली है सर इसकी खोज किसने की? तो कोशिका झिल्ली है, इसकी खोज किसने की? तो कोशिका झिल्ली की खोज की थी क्रेमर नाम के वैज्ञानिक ने। क्या नाम था? क्रेमर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने खोज की थी किसकी? इसकी जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की खोज की क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने किसमें की थी? तो आप बताना है आरबीसी की सेल में की थी। किसमें? आरबीसी में कोशिका झिल्ली की खोज की क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया ना? तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने की। पूछेगा किस में की थी? तो आपको बताना होगा आरबीसी में की थी। ये कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये इधर से उधर आएगा कौन, जाएगा कौन, ये ही डिसाइड करती है। यहाँ तक समझ आया? आगे देखिएगा, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है सर किसकी बनी हुई होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? तो लिखिएगा फास्फोलिपिड्स। किसकी बनी हुई होती है? फास्फोलिपिड्स की कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। तो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन, लिख लो, फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड्स जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली है आपकी बनी हुई होती है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। समझ आया होगा? ये जो कोशिका झिल्ली है ये दोनों कोशिका में पाई जाती है। ये प्लांट कोशिका में भी पाई जाती है और एनिमल कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली के बारे में, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन यही बनते हैं, आगे कुछ बनते नहीं है। ठीक है भाई? हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है। एक्चुअल में पूछेगा कि ये है ना, इसकी सर लंबाई कभी कभी पूछेगा। तो इसकी अगर लेंथ की बात करूँ, इसकी जो लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो लंबाई होती है 75 एंगस्ट्रम। कितनी? 75 एंगस्ट्रम इसकी लंबाई होती है कोशिका झिल्ली की। आपको समझ आया होगा कोशिका झिल्ली के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। अब आप बात करते हैं, आगे हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में फुली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई? चलो अभी पढ़ने वाले हैं, मेन टॉपिक आपका शुरू होगा भाई। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे क्लास जो अभी होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी को बड़े ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है और सुनते हुए रहना है। चलो अब बात करते हैं, ये कोशिका के बारे में मैंने बता दिया, दोबारा से एक बार बना देता हूँ। ये रही आपकी कोशिका, इसके ऊपर ये ऊपर वाली लेयर मैंने बना दी, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके अंदर बीच में, ये बीच में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं केंद्रक। इसको बोलते हैं, 3 नंबर पर लिखिएगा केंद्रक। जो केंद्र में बैठा हुआ होने के कारण इसे केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक या न्यूक्लियस, इंग्लिश में भी लिखो न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में जान लो। सबसे पहले जानिएगा न्यूक्लियस की खोज किसने की? इसका नाम है केंद्रक। इसका नाम क्या है? केंद्रक। लिखिएगा केंद्रक। केंद्रक सबसे पहले जानिएगा इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी भाई रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। किसने? किसकी? जो केंद्रक है, केंद्र की खोज। लिखिएगा, सीधा क्वेश्चन बनता है कि केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। इंग्लिश में यहाँ पर भी लिख लो न्यूक्लियस। ठीक है, तो बताना होगा आपको जो केंद्रक है, केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। सर केंद्रक में होता क्या है? क्या क्या चीज़ होती हैं? क्रोमेटिन होते हैं इसी के अंदर। इसी के अंदर जो आगे आपके जो गुणसूत्र जो आरएनए होते हैं, इसी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है आपका, वो सभी मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब देखिएगा, ये जो केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर एक छोटी सी सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, इसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनिएगा,
देखो सबसे पहले केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर छोटी सी एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एक केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। अब इसके अंदर और क्या होता है, अंदर बात करें तो यहाँ पर अंदर बात करें तो ये कि इस तरीके से ये तो क्रोमेटिन पाए जाते हैं, इसमें एक लिक्विड भी पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो भरा होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर जो भरा रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, और इसी में होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल इसी के अंदर होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। और इसी के अंदर होते हैं क्रोमेटिन। क्या होते हैं इसी के अंदर? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होते हैं? ये धागेनुमा संरचना होती है, इनसे आगे जाकर के आपके जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो बनते हैं, राइट। ये आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले गुणसूत्र बनेंगे, गुणसूत्र के बाद क्रोमोजोम बनेंगे, वो आपको पूरी डिटेल में मैं आज इसी पर मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, अब बेहतरीन टॉपिक चल रहा है तो अपना दिमाग पूरा बोर्ड पर रखिएगा जिससे चीज़ें समझ में आ पाएँ। तो इन चीज़ों के बारे में हमें अभी पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स आपको लिखा दिए हैं, इनके बारे में फुली डिटेल में समझेंगे तो देखेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक के बारे में देखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की जो खोज की थी, लिखिएगा यहाँ पर, केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। पहला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। सर इसका साइज कितना होता है? इसका साइज की बात करूं तो साइज कितना होता है? सर ये प्लांट कोशिका होती है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो प्लांट कोशिका होती है, या हिंदी में लिखो जो पादप कोशिका। क्या? जो पादप कोशिका होती है ना जी, पादप कोशिका में जो केंद्रक है ये बड़ा होता है। पादप कोशिका में केंद्रक बड़ा होता है, जबकि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में इसका जो साइज है वो कैसा होता है? छोटा होता है। लिखिएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस कोशिका में बड़ा होता है या छोटा होता है? तो पता है आपको, प्लांट बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं, हम तो इतने ही रह जाते हैं ना, पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे अनुमान लगा लो। तो सबसे बड़ा तो जो केंद्रक होता है वो होता है आपकी प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में सबसे छोटा होता है। सबसे छोटे से मीन्स है मतलब पादप कोशिका से छोटा होता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आ गई? और बताइए जो न्यूक्लियस है और किस कोशिका में नहीं पाया जाता? आपको मैंने पहले जब ब्लड पढ़ाया था तो ब्लड में आरबीसी पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था? आरबीसी के अंदर क्या केंद्रक नहीं पाया जाता? लिखिएगा आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, लिखिएगा आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। समझ में आया? आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। और जो ऊंट और लामा, ऊंट जो लामा है, ऊंट और लामा में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। यहाँ तक तो आपने पढ़ा भी है, बहुत सारे लोग पढ़ा है, लेकिन एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में, पादप कोशिका में जो फ्लोएम में होते हैं, फ्लोएम लिखिएगा, फ्लोएम, जो फ्लोएम कोशिका होती हैं, जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम में फिर जो फ्लोएम कोशिका होती है, फ्लोएम कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो केंद्रक है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लिखिएगा, देखो या समझिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जो आपका कैमल होता है और जो लामा होता है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। और पादप की बात करूं तो पादप में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उसके बारे में मैं बॉटनी में आपको पढ़ाऊंगा। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, दारूता क्या होते हैं, पूरा का पूरा डिटेल समझेंगे। बस आपके लिए यहाँ पर इतना ही सफिशिएंट है कि यहाँ पर जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है पादप कोशिका में, उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। क्या? सॉरी, आरबीसी नहीं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है फ्लोएम वाले पार्ट में। यहाँ तक आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अब आगे की चर्चा को बढ़ाता हूँ और आगे समझिएगा, चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। और देखो आगे क्या रहता है, आगे देखो। अब लिखिएगा आप दूसरे, देखो केंद्रक लिख लिया आपने, दूसरे नंबर पर लिखो सबसे, इसके बाद केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली लिख लो। क्या? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लिख लो भाई। लिखिएगा दूसरे, यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनाएगा इसमें, केंद्रक झिल्ली,
जो केंद्रक झिल्ली होती है, क्वेश्चन पूछे केंद्रक झिल्ली से क्वेश्चन क्या बनेगा, जो केंद्रक झिल्ली है ये किसकी बनी होती है, तो केंद्रक झिल्ली बताना है आपको। केंद्रक झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपको बताना होगा लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इज दैट क्लियर हुआ? पहले पानी पी लेता हूँ, थोड़ा समझ लो, एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, और चीज़ों को देखो बेहतर बनाएंगे, अच्छी तरीके समझने की कोशिश किया करो, आपको पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आएंगी। धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, बट आप चीज़ों को देखा करो, समझा करो। चलिए, जो केंद्रक झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, केंद्रक झिल्ली मैंने बताया, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। सीधा का सीधा ऐसे छाप के आना, क्या छाप के आगो, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद मैंने बताया केंद्रक या न्यूक्लियोप्लाज्म लिख लो, न्यूक्लियोप्लाज्म लिख लो, आगे केंद्रक द्रव लिख लो, ऐसे लिख लो वैसे, केंद्रक द्रव लिख लो, या न्यूक्लियोप्लाज्म लिख लो, लिखो न्यूक्लियोप्लाज्म। एक्चुअली जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, सुनिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो प्लाज्म भरा रहता है, इसका काम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, सबसे पहले जब सेल डिवीजन होता है ना, कोशिका विभाजन होता है, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। क्या, कहाँ से शुरुआत होती है, तो यहीं से होती है। तो सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन, जो कोशिका विभाजन यहीं से शुरू होता है, देखो आप चीज़ों को समझा करो, होता है। देखो मैं लिखाने को तो ऐसे ही लिखा देता हूँ, अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बनाता, लेकिन आप चाहेंगे तो आप बना सकते हो नोट्स अपने तरीके से, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको, मेरा फोकस रहता है कि आपको बेहतर कंटेंट दूँ, राइट। तो ये समझ में आपको आया होगा कि जो कोशिका का जो केंद्रक द्रव होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, उसका काम होता है यहाँ से सर्वप्रथम जो सेल डिवीजन है वो होता है। अब आगे की बात करेंगे, आगे का जो पार्ट रहता है आपका, इसमें और कौन सा बच्चा भाई, आगे अंदर जाइएगा, कोशिका द्रव हो गया। अब न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है भाई। आगे, अरे एक मिनट, मैं शायद गलत बता गया, एक मिनट रुको। मैंने अभी बताया आपको केंद्रक द्रव के बारे में बताया ना, कि मैंने अभी आपको केंद्रक द्रव के बारे में बताया। एक्चुअल में जो मैंने अभी, देखो एक मिनट देखो, दोबारा देखो, केंद्रक द्रव, एक बार दोबारा देखिएगा, जो केंद्रक द्रव बोला ना, तो केंद्रक द्रव क्या होता है समझिएगा, एक्चुअल में समझिएगा थोड़ा सा। अभी चीज़ें मेरे से, जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जो सेल डिवीजन शुरू करता है वो करता है न्यूक्लियोलस। क्या, न्यूक्लियोलस, इसमें होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। देखो गलत चीज़ कोई भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है ये करता है सबसे पहले सेल डिवीजन, ये चीज़, इसके बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है। थोड़ा सा स्किप हुआ माइंड से, उम्मीद करूंगा आप समझ पाएंगे चीज़ों को। देखिए, जो केंद्रक द्रव वाला पार्ट होता है, केंद्रक द्रव में तो क्या होता है भाई, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। इस वाले पार्ट में तो क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। इस वाले पार्ट में क्रोमेटिन पाए जाते हैं। इस वाले पार्ट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं, जिसे राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसी वाले पार्ट में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इसी वाले पार्ट में देखो क्रोमेटिन पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। किस वाले पार्ट में, केंद्रक द्रव वाले पार्ट में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है भाई। और इसी में डीएनए और जो आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए सभी किस में घुले हुए होते हैं, केंद्रक द्रव में घुले हुए होते हैं, ठीक है भाई। समझ आया यहाँ तक। अब थोड़ा सा इनके बारे में तो डिटेल में समझेंगे कि देखो क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन के बारे में जानेंगे। एक्चुअल जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के, जो न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं किसके, डीएनए और आरएनए के। जो
न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लिक अम्ल बनता है पेप्टिडो ग्लाइकन। देखो मैं आपको चीज़ों को आगे समझाऊंगा, इसके बारे में ज़्यादा समझो मत, अभी आगे बता दूंगा। यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो। और जो न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने बताया यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, सेल डिवीजन शुरू होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन के बारे में जान लो। ये धागेनुमा संरचना होती है। कैसी, ये धागेनुमा संरचना। देख जैसे मैं बना देता हूँ आपको, इस तरीके से ये कुछ होती हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से कुछ संरचना होती है जिससे जाके आगे डीएनए बनता है। क्या, डीएनए बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बार आगे लिख लो। और अब मैं शुरू करता हूँ आज का जो मेन टॉपिक है, क्रोमेटिन से शुरू करूँगा आज मैं, कि क्रोमेटिन किसका बना होता है और फुली डिटेल में समझेंगे। एक बार मैं क्लास का टाइम देखता हूँ कितना आपकी क्लास को टाइम हुआ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा बहुत। 30 मिनट हो गए आपकी क्लास को। 30 मिनट आपकी क्लास को हो चुके हैं। ऐसा करूँगा कि इसी क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि देखो इतनी बड़ी क्लास को आप भी नहीं देख पाते। तो ऐसा करते इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और फिर आगे की क्लास को मैं पढ़ाएंगे, स्पेशली डीएनए और आरएनए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। तो बहुत ज़रूरी है, उसको बेहतरीन थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझना ही होगा। ठीक है भाई, अगली क्लास में अभी करवाता हूँ, तो उस क्लास को लीजिएगा, उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक देखा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।